हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 32। उसी शाम सिंघानिया जी के घर में उनके ऑफिस रूम में बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। विकी अपने कमरे में सो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी झेला था उसके बाद उसे नींद की सख्त जरूरत थी। सिंघानिया जी ने पास खड़े रॉबिन को इशारा किया तो उसने सभी के गिलासों में शराब उड़ेल दी। मणिशंकर, मुझे तो लगा था कहीं तुम अपने तर्क से केस उलझा न दो, लेकिन सही वक्त पर मुझे वो वीडियो मिल गया और मैंने केस को गिरने से बचा लिया। चोपड़ा जी ने शराब का घूंट भरते हुए कहा। अरे चोपड़ा जी, सिंघानिया जी हमारे अन्नदाता हैं, भला इनकी परोसी हुई थाली को मैं कैसे इनकार करता। मणिशंकर ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक विकी को बेगुनाही साबित नहीं किया है, बल्कि बेल पर उसे छोड़ा है। अगली सुनवाई तक सिर्फ अंतरिम जमानत पर बाहर निकाला है। आगे भी इस केस को आप ही देखने वाले हैं। चोपड़ा जी ने कहा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक छवि दीक्षित ठीक नहीं हो जाती, उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने फिर से नहीं हो जाते, तब तक विकी सेफ है। बस ध्यान रहे कि ये बिना कोर्ट की परमिशन के शहर से बाहर न जाए। मणिशंकर ने शराब का घूंट भरते हुए कहा। हाँ, लेकिन उस महिला संगठन मोर्चे और लोगों का क्या? वो भड़के हुए हैं विकी पर। चोपड़ा जी ने कहा। वो लोग कुछ दिन चिल्लाएंगे, सड़कों पर मोर्चे निकालेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे और फिर एक दिन भूल जाएंगे। आखिर तक उस लड़की के साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। जैसे आज विकी को जमानत मिली, वैसे एक दिन कोर्ट उसे बाइज्जत बरी भी कर देगा, और ये काम आप दोनों का है। सिंघानिया जी ने बहुत ही गंभीरता से कहा। अरे आप चिंता मत कीजिए सिंघानिया जी, विकी को कुछ नहीं होगा। चोपड़ा जी ने सिंघानिया जी को आश्वासन देते हुए कहा। विकी को अंतरिम बेल मिलने की बात सुनकर अक्षत कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। उसे समझ आ रहा था कि बाकी रेप केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा और आरोपी छूट जाएगा। छवि दीक्षित केस को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। जब यह खबर कोर्ट के बाहर लोगों को पता चली तो काफी हंगामा हुआ। मीडिया इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया। कमल जैसे ही माधवी को लेकर कोर्ट के बाहर आए, मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने विकी को जमानत पर रिहा कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या विकी सिंघानिया निर्दोष है? छवि दीक्षित के बयान को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप इस केस को आगे लड़ना चाहेंगी? छवि दीक्षित इस वक्त कहाँ है? क्या वो इस बारे में जानती है? मैडम जवाब दीजिए, क्या विकी सिंघानिया इस आरोप से बच जाएगा? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर माधवी के सब्र का बांध टूट गया और उसने तेज आवाज में कहा। कोर्ट के न मानने से विकी सिंघानिया बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो बहुत शर्मनाक और घिनौना था। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं ये केस आखिरी सांस तक लड़ूंगी। कोर्ट ने मेरी बेटी के बयान नामंजूर किए हैं, लेकिन बहुत जल्द पूरे सबूत के साथ मैं फिर लौटूंगी। अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहूंगी। ये एक माँ का वादा है। कहते हुए माधवी जी रो पड़ी। जैसे तैसे करके कमल उन्हें वहां से ले गया। छवि को जब पता चला कि कोर्ट ने इस केस को आगे बढ़ा दिया है और विकी को जमानत पर छोड़ दिया है, तो उसका दिल और हौसला दोनों टूट गए। वो घंटों बिस्तर पर पड़ी रोती रही, आंसू बहाती रही। माधवी ने जब देखा तो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, नहीं बेटा, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें इंसाफ के लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। माधवी की बातें सुनकर छवि फपक कर रो पड़ी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी वह इस हालत में नहीं थी कि कोर्ट जाकर अपने इंसाफ के लिए भीख मांग सके। माधवी उसके पास बैठी रही और उसका सर सहलाते रही। हंसती खेलती छवि की जिंदगी में अचानक से ये क्या मोड़ आ गया था, उसने कभी सोचा नहीं था। कोर्ट बंद होने का समय हो गया। सभी घर जा चुकी थी। कुछ देर बाद चपरासी ने आकर कहा तो अक्षत की तंद्रा टूटी। उसने अपना बैग उठाया और कैबिन बंद कर बाहर निकल गया। अक्षत ने अपनी गाड़ी निकाली और घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। रास्ते भर अक्षत छवि के बारे में सोचता रहा। कोर्ट ने भी उसके साथ नाइंसाफी की है, अक्षत जानता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह इस केस को कुछ नहीं कर पा रहा। छवि के लिए जो वकील सिंघानिया जी का खास आदमी था, जो कि उनके पक्ष में लड़ रहा था,
लेकिन छवि के साथ होने का दिखावा भी कर रहा था। मणिशंकर और चोपड़ा जी दोनों ही अक्षत से सीनियर लॉयर थे और अक्षत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन छवि के साथ होते अन्याय को देख नहीं पा रहा था। गुस्से में अक्षत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उसकी आंखों के सामने छवि की मां के आंसू, कोर्ट रूम, कटघरे में खड़ा विकी और लोग घूमने लगे। हाईवे पर आकर एकदम से अक्षत ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और गाड़ी से उतरकर बाहर आया। इस वक्त वह हाईवे के उसी पुल के पास खड़ा था जिसके नीचे पुलिस को छवि मिली थी। अक्षत कुछ देर वहीं खड़ा इन सब के बारे में सोचता रहा। फोन बजने से अक्षत की तंद्रा टूटी। अक्षत ने देखा फोन पर स्क्रीन पर मीरा का नंबर था। अक्षत ने फोन उठाया और कहा, हाँ मीरा, आप घर कब तक आएंगी? मीरा ने पूछा। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? अक्षत ने पूछा। नहीं, बस मन थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए आपको फोन किया। हम इंतजार करेंगे। मीरा ने कहा, मैं आता हूं। कहकर अक्षत ने फोन काट दिया। अक्षत इस वक्त काफी परेशान था। जो कुछ भी हो रहा था वो अक्षत को खुद से जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। ऐसा क्यों था वह खुद भी नहीं जानता था। उसने अपने बालों में से हाथ निकाले, एक गहरी सांस ली और वहां से चला गया। अक्षत घर पहुंचा तब तक सभी घर वाले खाना खा चुके थे। अक्षत कपड़े बदल कर आया और डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी खिसका कर बैठ गया। अमायरा ने अक्षत को चुप चुप देखा तो उसके पास चली आई और उसकी बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पापा क्या हुआ? अमायरा की आवाज सुनकर अक्षत की तंद्रा टूटी और उसने अमायरा की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुमने खाना खाया? पापा, आपका सर दुख रहा है? अमायरा ने अटकते हुए पूछा। अक्षत ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और झुककर उसके सर को चूमते हुए कहा, पापा बिल्कुल ठीक हैं। पापा तुम्हारी तरह स्ट्रांग है ना? मेरे पापा बहुत 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 स्ट्रांग है। अमायरा ने बड़े ही प्यार से अक्षत की बाह थामकर अपना सर उसकी बाह से लगाते हुए कहा। अक्षत ने उसका सर सहलाया। इतने में मीरा खाना ले आई और अक्षत के सामने प्लेट रखते हुए कहा, आज आपने आने में देर कर दी। हाँ, वो थोड़ा सा बिजी था। तुमने खाना खाया? अक्षत ने पूछा। आप खाइए, हम खा लेंगे। मीरा ने कहा। बैठो, मैं अकेले इतना नहीं खा पाऊंगा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा। तो मीरा अमायरा के बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। अक्षत चुपचाप खाने लगा। मीरा खाना खाते हुए बस उसके चेहरे को देखे जा रही थी। अक्षत के चेहरे पर आए परेशानी के भाव मीरा साफ देख पा रही थी। खाना खाने के बाद अक्षत ऊपर कमरे में चला आया। बिस्तर पर बैठा हुआ दीवार से सर लगाए किसी सोच में डूबा हुआ था। मीरा नीचे थी। अमायरा कमरे में आई और अक्षत की गोद में आकर अपना सर अक्षत के सीने पर रखा और लेट गई। अक्षत उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे सुलाने लगा। थोड़ी देर में ही अमायरा को नींद आ गई। मीरा कमरे में आई तो उसने अमायरा को सोते देखकर कहा, अक्षत जी, लाइए हम इसे सुला देते हैं। अक्षत ने हाथ से मीरा को रुकने का इशारा किया और धीरे से अपनी गोद में सोई अमायरा को बगल में लेटा दिया। उसने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ा दी। अक्षत उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। वापस आया तो देखा मीरा खिड़की के पास बैठी है। उसने अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया। अक्षत मीरा के पास चला आया। मीरा ने उसे नीचे बैठने का इशारा किया और खुद उसके बालों में तेल लगाने लगी। अक्षत को थोड़ा आराम मिला तो उसने कहा, मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना, हम तो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। मीरा ने माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश की। अक्षत मीरा की तरफ पलटा और कोर्ट रूम में हुई सारी बात मीरा को बता दी। मीरा ने सुना तो कहा, ये तो बहुत गलत हुआ अक्षत जी। इस वक्त उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी? आपके कोर्ट वाले ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हैं? एक लड़की के साथ गलत हुआ है, इसके लिए उस लड़की को क्या कसूर? और क्या अब उसे सबूत भी पेश करने होंगे? मीरा, कानून सबूत और दलील के बल पर चलता है, इमोशंस पर नहीं। छवि के साथ जो हुआ उसे साबित करने के लिए सबूत जरूरी है।
उस लड़के का दर्द नहीं। आज कोर्ट रूम में मैं उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाया, बस सबके साथ खड़ा तमाशा देखता रहा। अक्षत ने बुझे मन से कहा, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं अक्षत जी। हमें कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो अपनी तरफ से छवि के लिए चुपचाप इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। विकी सिंघानिया पैसे वाला है, उसके पापा उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, इसलिए इस केस में किसी का भरोसा करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको अकेले ही सब करना होगा और हमें यकीन है कि आप ये कर लेंगे, मीरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो अक्षत ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मीरा, थैंक्स। हाँ मिस्टर सड़ू, आजकल आप ज्यादा ही टेंशन लेने लगे हैं, इसलिए कभी कभी आपके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, लेकिन हम है ना, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, मीरा ने शरारत से कहा। तो अक्षत मुस्कुराने लगा। मीरा से बात करने के बाद अक्षत का मन काफी हल्का हो चुका था। कुछ देर बाद अक्षत ने मीरा से सोने को कहा और खुद अपनी स्टडी टेबल पर आ बैठा और छवि दीक्षित केस की जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर गए। छवि की तबीयत में काफी सुधार था। कुछ मेडिसिन और सुझाव के साथ डॉक्टर ने उसे घर जाने की परमिशन भी दी थी। इंस्पेक्टर कदम को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने एक बार फिर छवि के बयानों के आधार पर रिपोर्ट बनाई और कोर्ट में आवेदन पेश किया। छवि का मेडिकल पहले ही हो चुका था, जिसमें यह साबित हो चुका था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ छवि और उसके घर वालों का बयान भी दर्ज किया गया। 2 दिन बाद ही छवि मजिस्ट्रेट के सामने बयानों के लिए हाजिर हुई। अपने साथ हुए हादसे को बताते हुए वह न जाने कितनी ही बार कमजोर पड़ी और रोने लगी। उसके बयान दर्ज हुए और कोर्ट की तरफ से एक वारंट जारी हुआ और इंस्पेक्टर कदम ने विकी को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कदम की रिपोर्ट और सबूत इस बार इतने पुख्ता थे कि कोर्ट ने विकी की जमानत को भी खारिज कर दिया और 2 दिन बाद ही इस केस की पहली सुनवाई रखी गई। छवि के साथ उसकी माँ और मामा कमल था। कोर्ट और पुलिस स्टेशन में हुई सभी खानापूर्ति के बाद छवि घर आ गई। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पड़ोसियों ने तो उनके घर आना भी बंद कर दिया था। छवि अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूटने लगी थी, लेकिन उसे इंसाफ के लिए लड़ना था। चूंकि मणिशंकर सिंघानिया जी का आदमी था, लेकिन छवि का वकील होने के नाते वह इस केस से पीछे नहीं हट सकता था। सुनवाई से 1 रात पहले मणिशंकर घर जा रहा था, तभी एक गाड़ी ने तेजी से उसे टक्कर मारी। गनीमत था कि मणिशंकर की जान नहीं गई और वह बेहोश हो गया। मणिशंकर का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अगली सुबह छवि कोर्ट रूम में अपनी माँ और मामा के साथ बैठी हुई थी। सिंघानिया जी और उनके मैनेजर भी वहां मौजूद थे। सिंघानिया जी ने एक नजर छवि को देखा और फिर सामने देखने लगे। विकी कटघरे में खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। छवि बात बात पर परेशान सी कोर्ट रूम के दरवाजे को देख रही थी। उसका वकील अभी तक नहीं आया था। छवि के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर कमल जी ने कहा, मैं अभी उन्हें फोन करके आता हूँ। छवि बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। कोर्ट रूम में जमा भीड़ की नजरें उसी पर थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था। कमल जी ने बाहर आकर मणिशंकर को फोन लगाया। कमल जी ने देखा कि मणिशंकर का फोन बंद आ रहा है। कमल जी परेशानी से कोर्ट रूम के अंदर आए। छवि को देखकर उन्होंने नामी गर्दन हिला दी तो छवि के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। कुछ देर बाद जज साहब आए तो सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। जज साहब ने हथौड़ा टेबल पर मारते हुए सबसे बैठने का इशारा किया और कहा, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज की कार्यवाही तो तब शुरू होगी जब मेरे साथी वकील यहाँ मौजूद होंगे, चोपड़ा जी ने अपनी जगह खड़े होकर कहा। जज साहब ने देखा कि छवि के वकील वहां मौजूद नहीं है तो उन्होंने कहा, मिस छवि, आपके वकील कहाँ हैं? छवि की आंखों में आंसू भर आए। उसके पास जज साहब के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने कुछ देर इंतजार किया और कहा, मिस छवि, अगर 10 मिनट में आपके वकील यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो मुझे इस केस को यहीं स्थगित करना होगा। 10 मिनट के लिए जज साहब अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। सिंघानिया जी ने चोपड़ा जी की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। जज साहब की बात सुनकर कोर्ट में मौजूद लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी।
छवि की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह बाहर आई और अपने मामा से पूछा, मामा जी क्या हुआ? वकील साहब कहाँ हैं? वो आएंगे या नहीं? उनका फोन बंद आ रहा है बेटा, कमल जी ने बुझे मन से कहा तो छवि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। परेशानी और तकलीफ के भाव उसके चेहरे पर उभर आए। वकील का ना आना इस बात की तरफ साफ इशारा था कि विकी सिंघानिया आसानी से बच जाएगा। 10 मिनट खत्म हो गए लेकिन मणिशंकर नहीं आया। जज साहब आकर एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठे और अदालत शुरू हुई। मणिशंकर को वहां न पाकर चोपड़ा जी अपनी कुर्सी से उठकर आगे आए और कहा, माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। ये आपका और इस कोर्ट रूम का अपमान है। खामखा अदालत हम सबका वक्त जाया किया जा रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस केस को बंद कर दिया जाए और मेरे क्लाइंट मिस्टर विकी सिंघानिया को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस छवि, आप कटघरे में आकर अपनी बात रख सकती हैं। जज साहब ने छवि के साथ नरमी बरतते हुए कहा। छवि कटघरे में आई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। विकी को देखते ही उसे वो मनहूस शाम याद आ गई। उसने अपना सर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जज साहब ने देखा तो कहने लगे, वादी के वकील का अदालत में मौजूद न होना उनकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। लिहाजा ये अदालत ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। एक तेज और स्पष्ट आवाज कोर्ट रूम में गूंजी और सभी की नजरें दरवाजे पर खड़े अक्षत व्यास पर चली गई। अक्षत अपने असिस्टेंट सचिन के साथ कोर्ट रूम में आया और जज साहब के सामने खड़े होकर सर झुकाते हुए कहा, अदालत की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए मैं सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता हूँ। माय लॉर्ड, आप अपनी बात रख सकते हैं। जज साहब ने अक्षत की माफी स्वीकार करते हुए कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा। अक्षत को वहां देखते ही सिंघानिया जी और चोपड़ा जी के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव झिलमिलाने लगे। अक्षत ने सचिन के हाथ से पेपर लेकर जज साहब को पेश करते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये छवि दीक्षित के वकील मणिशंकर शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट है, जिनका कल रात एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और इस वक्त वे हॉस्पिटल में हैं। यही कारण है माय लॉर्ड कि आज की सुनवाई में वे अदालत में पेश नहीं हो सकते। छवि दीक्षित केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जिससे कई लोगों की उम्मीद जुड़ी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अदालत मुझे इस केस को लड़ने की मंजूरी दे। मिस्टर अक्षत व्यास, चलती कार्यवाही में वकील बदले नहीं जा सकते। इसके लिए वकील का एनओसी जरूरी होता है। चोपड़ा जी ने कहा, मैं जानता था आप ये बात जरूर कहेंगे, इसलिए मैं एनओसी साथ लेकर आया हूँ। कहते हुए अक्षत ने एनओसी लेटर, जिस पर एडवोकेट मणिशंकर के साइन थे, साथ ही केस की मंजूरी भी थी, जज साहब के सामने पेश कर दी। जज साहब ने एनओसी और मेडिकल रिपोर्ट देखी और कहा, एडवोकेट मणिशंकर की गंभीर हालत देखते हुए आप इस केस को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर व्यास। थैंक यू माय लॉर्ड, अक्षत ने कहा। जज साहब की बात सुनकर चोपड़ा जी के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी और अक्षत को वहां देखकर छवि ने अपनी मां के हाथ को थाम लिया। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।